हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मेरे लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। आज मैं कुछ अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के फार्म मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो लिसन केयरफुली। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में मैं काफी सारी चीजें बता चुका था आपको, काफी सारी ब्रीड्स बता चुका था, चिकन की काफी सारी ब्रीड्स। इसके अलावा हमारा एक लास्ट टॉपिक छूट गया था जो कि आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, सर्टेन डिजीज रिलेटेड टू दी पोल्ट्री बर्ड्स और दी फाउल्स। तो पोल्ट्री बर्ड्स और फाउल से रिलेटेड कुछ डिजीजेस के बारे में अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली। तो ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, एक बीमारी होती है जिसको आप कहते हैं एनसीफेलोमलेशिया। ये जो एनसीफेलोमलेशिया है बर्ड्स में देखा जाता है, कुछ डिसऑर्डर्स है। जैसे कि मैं काफी सारे डिजीज बता चुका था आपको एनिमल में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के जो एनिमल्स है उनकी डिजीजेस के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, मास्टाइटिस हो गया, इसके अलावा राइंडर पेस्ट हो गया। ये सारी बीमारी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। तो पोल्ट्री से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि एक डिजीज में अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था जिसको आप कहते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू 1918 में पेंडेमिक साबित हुई। बर्ड फ्लू एक बीमारी थी, स्पेनिश बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। 1918 में ये एक पेंडेमिक थी और इसकी वजह से लगभग 50 मिलियन लोगों की जानें गई। ठीक है, तो बर्ड फ्लू तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। ये बर्ड रिलेटेड बीमारी थी, वायरस, एवियन वायरस की वजह से हुई थी। ऐसे एक एग्जांपल मैंने बताया था H5N1 बर्ड फ्लू वायरस, थाईलैंड में 2003 में इसने आउटब्रेक किया था इस वायरस ने। एग्जैक्टली, तो वहां पे भी काफी सारे लोगों की जान गई थी इस वायरस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा कुछ बर्ड से स्पेशल रिलेटेड डिजीजेस हैं, राइट। तो बर्ड फ्लू जो बीमारी है ये बर्ड से ह्यूमन बीइंग में भी स्प्रेड हो जाती है। एग्जैक्टली, और भी कुछ अदर डिजीजेस हैं जो कि बर्ड्स में ही रहती है, ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड नहीं होती। बट बर्ड फ्लू जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड हो जाता है बर्ड से। तो उसमें से एक बीमारी है एनसीफेलोमलेशिया। अगर एनसीफेलोमलेशिया की बात करें तो ये विटामिन ई डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है जो कि बर्ड्स में हो जाता है। पोल्ट्री फार्म्स के जो बर्ड्स होते हैं उनमें ये बीमारी हो जाती है। ये विटामिन ई डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। दिस इज विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। देखो, सिफेलो मतलब एनसिफ्लोन, दिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ ब्रेन। तो इस बीमारी में जो मेजर टारगेट होता है बॉडी ऑर्गन बर्ड्स का वो होता है ब्रेन। यानी कि यहां पे इस बीमारी में विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से वीकनिंग ऑफ ब्रेन जो है, ब्रेन टिश्यू जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन लिखिए। तो इस बीमारी में सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यूज, तो ब्रेन टिश्यूज सॉफ्ट पड़ जाते हैं, राइट, एनसीफेलोमलेशिया। इसके बाद एक बीमारी और है यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कोक्सीडियोसिस, राइट। कोक्सीडियोसिस एक एल्गल इंफेक्शन होता है जो कि बर्ड्स में देखा जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय एन एल्गा जिसका नाम है, कॉज्ड बाय एन एल्गा जिसका नाम है इमेरा नाम के एल्गी की वजह से बीमारी होती है कोक्सीडियोसिस इमेरा नाम के एल्गी की वजह से ये बीमारी डेवलप होती है बर्ड्स में। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लडी डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है बर्ड्स में, वो भी ब्लडी डायरिया हो जाता है। तो कोक्सीडियोसिस जो है इमेरा नाम की एक एल्गा है, इमेरा नाम का, उस इमेरा नाम के एल्गा की वजह से यहाँ पे कोक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है बर्ड्स में, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया डेवलप हो जाता है। ऐसी कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद कुछ वायरल डिजीज के बारे में बताऊंगा। तो कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, जैसे कि एक बीमारी हो गई माइकोप्लाज्मोसिस। बर्ड्स में एक डिजीज होती है जिसको आप बोलते हैं माइकोप्लाज्मोसिस। ये माइकोप्लाज्मोसिस जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है माइकोप्लाज्मा गोलसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा गोलसेप्टिकम, इसको स्मॉल लेटर में लिखिए, गोलसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गोलसेप्टिकम नाम के बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है माइकोप्लाज्मोसिस। ऐसी एक बीमारी है जिसको आप कहते हैं स्पाइरोसिटोसिस। अगर स्पाइरोसिटोसिस की बात करें तो ये
स्पाइरोसीट, स्पाइरोसीट बैक्टीरिया की वजह से स्पाइरोसिटोसिस नाम की बीमारी होती है। ऐसी और भी यहाँ पे काफी सारी बीमारियां हैं, माइकोप्लाज्मोसिस हो गया, स्पाइरोसिटोसिस हो गया। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको आप बोलते हैं बर्ड्स में पुलोरम। ये वो डिजीज है जो कि एग्जाम में जनरली पूछी जा सकती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इनको ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे, तो इनको याद करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो पुलोरम है ये किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला पुलोरम, एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला पुलोरम। तो सैल्मोनेला पुलोरम की वजह से बीमारी होती है जिसको आप बोलते हो पुलोरम। सैल्मोनेला पुलोरम की वजह से बीमारी होती है। ऐसे ही एक बीमारी और होती है जिसको आप बोलते हो फाउल कोलेरा। ये जो फाउल कोलेरा की बीमारी है ये डिजीज होती है पास्चुरिला, पास्चुरिला बैक्टीरिया की वजह से फाउल कोलेरा की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ डिजीजेस के नाम हैं। इनसेफ्लोमलेसिया जो कि विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, कोकिडियोसिस जो कि इमेरा नाम के एक एल्गी की वजह से होती है, ब्लडी डायरिया डेवलप हो जाता है। पुलोरम जो है कुछ बैक्टीरियल डिजीज मैंने यहाँ पे लिखी है। पुलोरम जो है ये सैल्मोनेला पुलोरम की वजह से होता है। माइकोप्लाज्मोसिस जो है वो माइकोप्लाज्मा गोल्सेप्टिकम की वजह से होता है। इसके अलावा यहाँ पे फाउल कोलेरा जो है पास्चुरिला की वजह से होता है। स्पाइरोसिटोसिस स्पाइरोसीट की वजह से होता है। ऐसे कुछ वायरल डिजीज के भी नाम कभी कभी पूछ ले जाते हैं। बर्ड्स में कुछ वायरल डिजीज भी होती हैं, जैसे कि सम वायरल डिजीजेज ऑफ बर्ड्स, कुछ वायरल डिजीजेज भी हैं जैसे कि रानीखेत, एक बीमारी है जिसका नाम है रानीखेत, ठीक है। ऐसे ही इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, राइट। ऐसे ही बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू जो है एक एवियन वायरस की वजह से होती है। H5N1 वायरस ये थाईलैंड में फैला था, एवियन वायरस, ठीक है। 1918 लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं। तो बर्ड फ्लू, रानीखेत, इन्फेक्शियस। ऐसे ही न्यू कैसल डिजीज, न्यू कैसल डिजीज। तो ये कुछ बीमारियां थी जो कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से यानी कि पोल्ट्री से रिलेटेड थी। तो लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, तो अभी ये मैंने बीमारियां लिखवा दी हैं आपको। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकें, नोट डाउन कीजिएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद कौन सा है? इसके बाद मैं अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करूं तो जो मेजर हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है जिनसे हमें मेजर फूड सोर्स मिलता है, जैसे कि आपका मैंने बताया पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, जिससे कि जो कि आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट किस लिए करते हैं? एग्स एंड मीट के लिए, जिसमें कि जितने भी डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं उनको उनकी रियरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है। तो बर्ड्स में जो मेजर वैरायटी होती है वो चिकन की होती है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट को डेवलप करते हैं आप। डेयरी फार्म मैनेजमेंट को किस लिए एस्टेब्लिश किया जाता है? जिससे कि आपकी दूध की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। फॉर मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिल्क और उनके डिफरेंट जो आइटम होते हैं, मिल्क रिलेटेड आइटम, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, उनको इंप्रूव कराने के लिए हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे कुछ अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो कि फूड सोर्स होते हैं, मीट सोर्स होते हैं, मिल्क सोर्स होते हैं। उसमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, गोट। कैप्रा, कैप्रा बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है गोट का। ऐसी एक और एग्जांपल है गोट, जिसको आप कैप्रा कैप्रा बोलते हैं। ये कैप्रा कैप्रा यानी कि गोट, गोट आपने देखी होगी जिसको आप कैप्रा कैप्रा कहते हैं। गोट को जनरली पुअर्स मैन काउ भी बोलते हैं। इसको पुअर्स मैन काउ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करती है। ध्यान रहे ये बात। गोट जो है जिसको आप कैप्रा कैप्रा कहते हैं, इसको आप पुअर्स मैन काउ भी कहते हैं, यानी कि गरीबों की गाय। यानी कि इसको पुअर्स मैन काउ इसलिए कहा जाता है बिकॉज प्रोड्यूस ए वेरी लिस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है। प्रोड्यूस ए वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। इससे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, राइट। तो मिल्क प्रोडक्शन को गोट से, जिसको आप कैप्रा भी बोलते हैं, उससे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए इसको पुअर्स मैन काउ भी कहा जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड में जितनी भी गोट की आबादी है उसकी 19% इंडिया में है। ये डाटा आपको याद रखना है, 19% गोट अलोन इन इंडिया। इंडिया में लगभग 90% गोट है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा जितनी भी ब्रीड है गोट्स की
all the breed of goats in throughout the world, right, are the ancestral stock of सिंध एंड बलूचिस्तान गोट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वर्ल्ड में जितनी भी गोट की ब्रीड पाई जाती हैं वो सारी की सारी एंसेस्ट्रल स्टॉक है सिंध एंड बलूचिस्तान का। माना जाता है सिंध और बलूचिस्तान दो एरिया है, ये दोनों एरिया पाकिस्तान में है। तो सिंध और बलूचिस्तान ये दोनों एरिया ओरिजिन पॉइंट माने जाते हैं जितनी भी वर्ल्ड में ब्रीड पाई जाती है गोट की। तो याद रहे, तो जितनी भी गोट की ब्रीड है, तो ब्रीड्स ऑफ गोट इन दी वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी ब्रीड्स ऑफ गोट है इन दी वर्ल्ड आर दी एंसेस्ट्रल स्टॉक का मतलब समझते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन पॉइंट कहां है? सिंध एंड बलूचिस्तान को ओरिजिन पॉइंट माना जाता है गोट का। इज दैट क्लियर? इसलिए सिंध और बलूचिस्तान जैसे स्टेट में गोट का जो है, गोट का जो मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा जो बकरी को पाला जाता है वो वर्ल्ड में सिंध और बलूचिस्तान में ही पाया जाता है। सारी वैरायटी की वहां पे आपको गोट मिलती हैं। इज दैट क्लियर? सारी ब्रीड मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पे ब्रीड ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध, ये दोनों स्टेट है पाकिस्तान के अंदर। यहां पे इसको ओरिजिन पॉइंट माना जाता है गोट के ओरिजिन का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गोट जिसको आप कैपरा कहते हैं, गोट का जनरली गोट जो है रियरिंग फॉर, गोट को पाला जाता है मेनली फॉर मिल्क के लिए, उसकी स्किन के लिए, आर यू गेटिंग और नॉट, और उसके मीट के लिए जनरली बकरी को पालने का काम करते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिए, रियरिंग ऑफ गोट, गोट की जो रियरिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? फॉर मिल्क, फॉर स्किन, उसकी स्किन के लिए, उसके फाइबर के लिए। इज दैट क्लियर? ये जो गोट होती है इससे भी हमें वूल मिलता है, राइट? मैं बताऊंगा आपको इसका एग्जांपल, मिल्क, स्किन, इसके अलावा मीट के लिए भी बकरी को पालने का काम करते हैं हम लोग। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो कि गोट का एग्जांपल है, कैपरा का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने सुना हो पश्मीना, पश्मीना एक कश्मीरी गोट है। पश्मीना क्या है? एक कश्मीरी गोट है। उस पश्मीना से पश्मीना शॉल भी बनाए जाते हैं। उसकी जो स्किन है, स्किन से मिलने वाले वुल से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, जो कि हाई क्वालिटी शॉल होते हैं। और ये कश्मीरी गोट होती है। ये क्या होती है? कश्मीरी गोट। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, पश्मीना, राइट, एक फाइबर भी है और ये एक गोट को भी बोला जाता है, राइट। पश्मीना एक फाइबर है, कश्मीरी गोट से ऑब्टेन किया जाता है, सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है ये फाइबर पश्मीना। इसके सोल भी बनाए जाते हैं जिनको आप बोलते हो पश्मीना सोल। तो ये एक वुल है, पश्मीना इज ए काइंड ऑफ वुल। ये एक वुल है और इस वुल को कश्मीरी गोट से निकाला जाता है और उस कश्मीरी गोट से इस वुल को निकाल के पश्मीना सोल भी बनाए जाते हैं। तो पश्मीना इसका एक एग्जांपल है। बहुत ही ये जो सोल होता है, इस वुल की जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी वुल माना जाता है और ये बड़ा ही कॉस्टली होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसी के साथ गोट मैंने बता दिया। तो गोट जिसको आप कैपरा कहते हैं, इसको पुअर्स मैन काउ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? जितनी भी इंडिया में गोट है वो 19% है पूरे वर्ल्ड की गोट को मिला के 19% अलोन इन इंडिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गोट का जो ओरिजिन पॉइंट माना जाता है वो सिंध एंड बलूचिस्तान को माना जाता है। वर्ल्ड वाइड जितनी भी ब्रीड्स पाई जाती हैं गोट की आर दी एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान गोट्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक एग्जांपल पश्मीना याद रखना। पश्मीना सोल जो होता है दिस इज वेरी कॉस्टली सोल और ये पश्मीना वुल निकाला जाता है कश्मीरी गोट से, सिर्फ ये कश्मीर में पाई जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इससे जो बनने वाला सोल है पश्मीना सोल, दैट इज हाई क्वालिटी सोल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया अबाउट गोट। गोट के बारे में इतना ही था। एक चीज मैं आपको और बताऊं, गोट की खास बात ये होती है कि गोट जो है वो एक रैपिड रेट से इरेडिकेशन करती है वीड्स का। जहां पे घास फूस अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं वहां पे अगर बकरियों को छोड़ दिया जाए वो सबको खा जाती है। इवन ये प्रिकली प्लांट्स को भी खा जाती है, जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं उनको भी फीड कर जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया?
इसके अलावा ये कैपरा हो गया, गोट हो गया। गोट के बाद एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं जिसे आप कहते हैं सीप। सीप यानी कि ओविस एरिस, इसका साइंटिफिक नाम है ओविस एरिस। ओविस एरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सीप। जनरली सीप को भी पाला जाता है। सीप को उसके मटन के लिए पाला जाता है या फिर उसके वुल के लिए पाला जाता है। इज दैट क्लियर? द मेजर सोर्स ऑफ वुल इन आवर कंट्री इज सीप। सीप इज द मेजर सोर्स ऑफ वुल इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सीप जो है वो मेजर सोर्स ऑफ वुल है, यानी कि वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं वो सीप की स्किन से निकाले जाते हैं, वुल। इज दैट क्लियर? जिससे कि आप वुलन क्लॉथ बना सके। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए और ह्यूमन की इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए। तो सीप, जिसको आप ओविस एरिस जिसका साइंटिफिक नेम है, दिस सीप रियर्ड फॉर, इसको किसके लिए पाला जाता है? इसको मटन के लिए पाला जाता है या वुल के लिए पाला जाता है। तो जितने भी वैरायटी के वुल ऑब्टेन करते हैं आप, वो सीप से करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे अगर हम सीप की बात करें, सीप का जो लाइफ स्पैन होता है टोटल, वो कितना होता है? 13 इयर्स लाइफ स्पैन होता है। ये 2 साल में अडल्ट हो जाता है। 2 साल के बाद ये अडल्ट हो जाता है। 13 इयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। और ये जनरली इसका जो फूड होता है वो ग्रास को कंज्यूम करता है, जो घास फूस होती है उसको खाने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है अबाउट सीप। यहाँ पे काफी सारी ब्रीड्स हैं सीप की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ ब्रीड्स के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कुछ एक्सोटिक ब्रीड के बारे में बताते हैं जो कि सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड्स मानी जाती हैं। तो कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ सीप कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सम एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ सीप आर, जैसे कि डोरसेट एक एक्सोटिक ब्रीड है, डोरसेट, ठीक है। मैरिनो, ये सुप्रीम क्वालिटी के सीप है, डोरसेट, मैरिनो एंड हॉर्न। तो ये एक्सोटिक ब्रीड्स माने जाते हैं, यानी कि विदेशी नस्लें हैं ये, डोरसेट, मैरिनो एंड हॉर्न। डोरसेट, मैरिनो एंड हॉर्न ये एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, ठीक है। और इनका लाइफ स्पैन लगभग 13 इयर्स है। वुल के लिए इनकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ अदर इंडियन ब्रीड्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये नाम आपको याद होने चाहिए, सो लिसन केयरफुली। सम अदर इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप। सीप मतलब जिसको आप भेड़ बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे इंडियन ब्रीड्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देयर आर सम इंडियन ब्रीड्स आल्सो ऑफ सीप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद देखिए, लिसन केयरफुली, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप। इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप में कौन कौन सी आएगी? ये एक्सोटिक ब्रीड होगी, डोरसेट, मैरिनो एंड हॉर्न। उसके बाद यहां पे हम कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ इंडियन ब्रीड्स भी हैं हमारे पास, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो इंडियन ब्रीड्स में जैसे कि डेक्कनी एंड नेलोर, ये 2 मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रीड है, इंडियन सीप ब्रीड है, डेक्कनी एंड नेलोर। ये जनरली कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है, डेक्कनी एंड नेलोर। और इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, दीज आर वेरी पॉपुलर फॉर मटन। तो इनके मटन के लिए इनको जनरली पाला जाता है, डेक्कनी एंड नेलोर। इज दैट क्लियर? इनके मटन के लिए इनको पाला जाता है। इनमें वुल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है और जनरली इनको पाला जाता है मटन के लिए, डेक्कनी एंड नेलोर। ऐसे ही है और भी है काफी सारी, जैसे पटनवाड़ी, ये भी एक तरह की मतलब सीप है जिससे कि वुल निकाला जाता है और इसका जो वुल बनाया जाता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है आर्मी होसरी के लिए। आर्मी होसरी के लिए पटनवाड़ी सीप का इस्तेमाल किया जाता है, पटनवाड़ी वुल भी इसको बोलते हैं। ऐसे एक और है रामपुर गुसेर इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स ब्राउन फ्लीस मतलब समझते हैं, वून के जो थ्रेड्स होते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं। वून के जो थ्रेड्स होते हैं ना, वुल के जो थ्रेड्स होते हैं, वुल के थ्रेड्स को फ्लीस बोला जाता है। ब्राउन फ्लीस के लिए पॉपुलर है रामपुर गुसेर। ऐसी और भी है मारवाड़ी, ये गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, ठीक। इसको जनरली पाला जाता है कोर्स वुल के लिए,
ऐसी एक होती है नली। नली जो है ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब यहाँ पे पाई जाती है नली। और इससे जो है कारपेट वुल, जो कारपेट होते हैं, कारपेट वुल बनाने का काम किया जाता है, काम में लिया जाता है नली को। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा डेक्कन नेलोर, पटनवाड़ी, रामपुर गुसेर, मारवाड़ी नली कारपेट वुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा एग्जांपल है इसका? ठीक है भाई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंडियन ब्रीड्स के हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। और इनका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इनसे निकलने वाले वुल को आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट सीप, ठीक है। तो कैपरा गोट हो गया, सीप हो गया। सीप को जनरली वुल और उसके मटन के लिए पाला जाता है, ठीक है। इसका 30 इयर्स लाइफ स्पैन होता है। ये कंप्लीटली हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि घास फूस को खाने का काम करते हैं ये, राइट। और यहाँ पे कुछ एक्जोटिक ब्रीड हैं जैसे कि डोरसेट, हॉर्न, मैरिनो। उसके अलावा कुछ इंडियन ब्रीड्स भी है जैसे कि पटनवाड़ी, मारवाड़ी, नेल्लोर, डेक्कनी, आर यू गेटिंग और नॉट, नली, ये सब क्या है? सब ये इंडियन ब्रीड्स है। ऐसे एक ब्रीड और होती है, लिख लीजिएगा, लोही। एक लोही नाम की ब्रीड भी होती है। ये इसको इसके मिल्क और वुल दोनों के लिए पाला जाता है। ये दूध देता है और वुल दोनों के लिए इसको पाला जाता है, लोही को। तो ये कुछ इंडियन ब्रीड्स के एग्जांपल है। इसके बाद गोट के, ये सीप के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी आप लोगों के लिए, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इसके बाद आपका जो अगला जो डोमेस्टिक एनिमल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट पिग। पिग से आपको मीट मिलता है, जिस मीट को आप पॉर्क भी कहते हैं। जनरली पॉर्क के लिए पिग को पालने का काम किया जाता है। तो अनदर एग्जांपल इज पिग, PIG, पिग। और इससे जो निकलने वाला मीट है उसको आप पॉर्क कहते हैं, उसको आप पॉर्क कहते हैं। पिग, और यहां पे जो पिग मीट है, पिग मीट को पॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉर्क। इज दैट क्लियर? तो पॉर्क के लिए, यानी कि पिग मीट के लिए पिग को रियर किया जाता है। इसके अलावा राइट, इससे ब्रिस्टल्स भी निकलते हैं। इसके जो हेयर्स होते हैं वो ब्रिस्टल्स का काम करते हैं। उन ब्रिस्टल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टूथ ब्रश बनाने के लिए। जो टूथ ब्रश होता है, तो टूथ ब्रश बनाने के लिए, तो ब्रश बनाने के लिए आप ब्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्रिस्टल्स के हेयर्स जो होते हैं वो एक ब्रिस्टल की तरह काम कर रहे हैं, और टूथ ब्रश बना सकते हैं इसके ब्रिस्टल से आप, ठीक है। टूथ ब्रश बनाने का काम करता है। और भी काफी सारे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसके। इसके ऑयल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कुकिंग। तो पिग ऑयल को कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने को फ्राई करने के लिए आप जो है पिग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पिग जो है जनरली फीड ऑन गार्बेज, ह्यूमन फीसिस पे भी फीड करता है। इज दैट क्लियर? गार्बेज, जितना भी कचरा होता है उस पे फीड करता है, ह्यूमन फीसिस पे ये जो है फीड करता है पिग। और इससे मिलने वाले मीट को आप पॉर्क कहते हैं। कुछ यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर ब्रीड हैं पिग की भी, जैसे कि देयर आर सो मेनी ब्रीड्स ऑफ पिग, वेरी पॉपुलर ब्रीड। इसमें से जैसे कि एक ब्रीड है देसी, गहोरी, ये दोनों ब्रीड हैं पिग के, देसी और गहोरी। दीज बोथ आर द ब्रीड्स ऑफ पिग जो कि इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ मीट, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा बैर्कशायर और लैंड रेस। बैर्कशायर जो है ये ब्रीड है यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। ऐसी लैंड रेस नाम की एक ब्रीड होती है जो कि स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क की ये ब्रीड है। तो ये भी कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनसे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। वुल मिलता है गोट से, मिल्क मिलता है गोट से, फूड मिलता है, सॉरी वुल मिलता है सीप से, मिल्क मिलता है गोट से, और इससे पॉर्क यानी कि मीट मिलता है आपका पिग से, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्पज के लिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम पालने का काम करते हैं। इसके बाद कुछ और मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जैसे कि एक वुल होता है जिसको आप बोलते हो सैतूस।
एक वुल है जिसको आप शहतूश बोलते हैं, वेरी प्रीसियस वुल। इसकी ट्रैफिकिंग बैन है, ठीक है, इसका व्यापार नहीं होता है। इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताऊंगा कि शहतूश वुल का व्यापार क्यों नहीं होता, उसकी ट्रैफिकिंग बैन क्यों है। इज दैट क्लियर? इंडियन गवर्नमेंट ने 1977 में इसकी ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया था। कौन सी वुल बता रहा हूं मैं? शहतूश। तो थोड़ा एक इसके बारे में भी पता कर लीजिए आप, थोड़ा पता होना चाहिए आपको शहतूश वुल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। तो एक शहतूश वुल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके बाद आई विल कम टू दी अनदर टॉपिक, एनिमल ब्रीडिंग। नाउ सी, शहतूश एक वुल होती है जिसको आप कहते हैं शहतूश। शहतूश, तो ये शहतूश जो वुल है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है? एक तिब्बतन एंटीलोप। एंटीलोप का मतलब समझते ही हैं आप, एक तिब्बतन एंटीलोप से इस वुल को निकाला जाता है। ये तिब्बतन एंटीलोप लद्दाख में पाया जाता है, इंडिया में। इसके अलावा ये चाइना के डेजर्ट एरिया में भी पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट। एक डेजर्ट हॉट डेजर्ट होता है, दूसरा डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट होता है। तो कोल्ड डेजर्ट या कूल डेजर्ट में पाया जाता है ये तिब्बतन एंटीलोप, और इसकी स्किन से शहतूश नाम का फाइबर, शहतूश नाम का वुल निकाला जाता है। इस शहतूश वुल की खास बात क्या है? दिस शहतूश वुल इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि एक जो एंगेजमेंट रिंग होती है, एक जो उंगली में पहनने वाली जो रिंग देखी होगी आपने, उंगली में पहनने वाली जो रिंग होती है, उससे इसका बड़ा सा सोल आर पार निकल जाता है। समझ में आ रही है? इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये छोटे से एरिया में बड़ा सा सोल शहतूश का आराम से निकल जाएगा। बड़ा सा जो कपड़ा होगा, वो बड़ा सा कपड़ा इतनी सी रिंग से, जो कि उंगली में पहनी जाती है, उससे बिल्कुल आर पार निकल जाता है। मतलब बिल्कुल उसको आप निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे खींच के निकाल सकते हैं। छोटे से छेद से इतना बड़ा सोल आप निकाल सकते हैं, यानी कि इतनी सी रिंग से इतना बड़ा सोल आप निकाल सकते हैं। यानी कि इसके वुल में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके वुल में, और इसलिए ये इसकी एक खास बात होती है। और इसकी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग बैन है, इंटरनेशनल इवन नेशनल ट्रैफिकिंग इज आल्सो बैंड। व्हाई दिस इज बैंड, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तिब्बतन एंटीलोप, इसका एक कॉमन नेम है, ये एक तरह का हिरन होता है, इसका कॉमन नेम चीरू भी है। इसको चीरू भी बोलते हैं। चीरू क्या है? ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुकी है, विलुप्त होने वाली प्रजाति बन चुका है ये, एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि जितनी भी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको हमें बचाना है, उनके एक्सटिंक्शन को रोकना है। इज दैट क्लियर? तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है। अगर हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज कब एक्सटिंक्ट हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसकी ट्रैफिकिंग पे पूरी तरीके से बैन है। इस वुल की खास बात और होती है, इस वुल को आप कभी भी डाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमेशा अपने नेचुरल कलर में पाया जाता है, ये नेचुरल कलर में ही रहते हैं। अगर आप कभी भी कोशिश करते हैं इसको डाई करने की, इस वुल को, तो इस पे डाई नहीं हो पाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने एक ग्रेट इंडियन एम्परर का नाम सुना होगा जिसका नाम था द ग्रेट अशोक नहीं, अकबर। अकबर ने एक बार बहुत कोशिश की कि इसके वुल को, शहतूश वुल को डाई कर दिया जाए, लेकिन इस वुल की खास बात ये होती है कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये कभी भी इसको आप डाई नहीं कर सकते, इस पे कोई रंग नहीं चढ़ता है, और ये हमेशा अपने नेचुरल कलर में ही पाया जाता है। हम इसका नेचुरल कलर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बैन है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसका जो नेचुरल कलर होता है, इस वुल का हमेशा कलर नेचुरल ही होता है, इसको कभी भी डाई नहीं किया जा सकता। नेचुरल कलर इसका रेड होता है, ब्लैक होता है या फिर व्हाइट होता है। 3 नेचुरल कलर पाए जाते हैं इस वुल के। एंड इसकी जो ट्रैफिकिंग है वो क्या है? द ट्रैफिकिंग ऑफ दिस वुल इज कंप्लीटली बैंड। बैन इन इंडिया 1977। इंडिया में 1977 में इसकी ट्रैफिकिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया शहतूश। एक वुल और होती है जिसको आप कहते हैं अंगूरा। अंगूरा वुल होती है, अंगूरा। ये जो अंगूरा वुल है, दिस वुल ऑब्टेन फ्रॉम
रैबिट, रैबिट से निकलने वाली वुल होती है अंगूरा, इसको आप रैबिट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल मैंने डिस्कस कर लिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट मैंने डिस्कस कर लिया, कैटल्स की ब्रीड मैंने डिस्कस कर ली, बफेलो की ब्रीड्स डिस्कस कर ली हैं, काऊ की डिफरेंट ब्रीड्स मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट डिस्कस कर चुका हूं, चिकन ब्रीड्स भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा सिप और कैपरा, सॉरी गॉड और कैपरा को डिस्कस कर चुका हूं, सीप को डिस्कस कर चुका हूं, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वुल जैसे कि सैतूस और अंगूरा, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज वेरी मस्ट फॉर डेयरी फार्म मैनेजमेंट या किसी भी तरह का जो फार्म मैनेजमेंट है उसमें ब्रीडिंग होना बहुत जरूरी है, सुटेबल क्वालिटी की ब्रीडिंग होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रीडिंग, फीडिंग, हीडिंग, हाउसिंग, ये सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं किसी भी फार्म मैनेजमेंट को वेल एस्टेब्लिश बनाने के लिए। तो ब्रीडिंग हमारा एक अल्टीमेट एम होता है किसी भी फार्म मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए, किसी भी सुपीरियर ब्रीड को, सुपीरियर वैरायटी को डेवलप करने के लिए ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिसन केयरफुली अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। इसके बाद है एनिमल ब्रीडिंग, तो ध्यान दीजिएगा व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। Animal breeding is also a kind of agriculture practice, right? To improve the quality of breeds. तो ब्रीड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये एक प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है, यानी कि सुपीरियर ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए जो एक प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है सुपीरियर ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए, उसे आप एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिस to develop an improved breed। आप improved breed कह सकते हैं। ब्रीड के बारे में बताता हूं कि ब्रीड क्या होती है। ब्रीड के बारे में सुन लीजिए पहले। अगर ब्रीड की बात करें तो ब्रीड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। इज दैट क्लियर? जिनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, जिनके डिसेंट कॉमन होते हैं। तो ये जो है कॉमन डिसेंट वाले एनिमल्स, कॉमन डिसेंट वाले ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ब्रीड। खासकर एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्रीड ये वर्ड। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद कॉमन डिसेंट एंड सिमिलर फीचर्स। सिमिलर फीचर्स। तो सिमिलर फीचर्स वाले जो एनिमल्स हैं जिनके कॉमन डिसेंट होते हैं उनको आप ब्रीड कहते हैं। कुछ ब्रीड जो होती हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जिनके फीचर्स काफी सारे शेयर करते हैं, कॉमन होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? एनिमल ब्रीडिंग इज ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस टू इंप्रूव एनी काइंड ऑफ ब्रीड। किसी भी ब्रीड को इंप्रूव करने की जो प्रैक्टिस है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री की। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, राइट? इसके बिना आप एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एक सक्सेसफुल जो है फार्म मैनेजमेंट प्रोग्राम या फार्म मैनेजमेंट प्लानिंग कैन नेवर बी कंप्लीट विदाउट द एनिमल ब्रीडिंग। तो ये एक एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री की जिसमें कि आप एक इंप्रूव ब्रीड को डेवलप करते हैं। और ब्रीड क्या होती है? ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके फीचर्स सिमिलर होते हैं और जिनके एंसेस्टर या जिनके डिसेंट जो है वो कॉमन होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हो गया आपका एनिमल ब्रीडिंग और ब्रीड। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग कितने टाइप की होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एनिमल ब्रीडिंग है, अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। नंबर वन इन ब्रीडिंग एंड नंबर टू आउट ब्रीडिंग। एक होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। व्हाट इज एग्जैक्टली इन ब्रीडिंग? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर बात करें इन ब्रीडिंग की तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर हम इन ब्रीडिंग की बात करें तो इन ब्रीडिंग में होता क्या है? इन ब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पे मेटिंग बिटवीन दी एनिमल्स, मेटिंग बिटवीन दी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हु बिलोंग टू द सेम ब्रीड। ऐसे एनिमल्स जो कि सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं
और उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, ऐसे एनिमल्स की मेटिंग कराना ही इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड के एनिमल्स में आप मेटिंग करा रहे हैं। बट एक कंडीशन और यहां पे याद रहे कि आप सेम ब्रीड के एनिमल्स में मेटिंग करा रहे हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये उस ब्रीड के हैं, यानी कि सेम ब्रीड के हो और उनके एंसेस्टर भी कॉमन हो, ये भी कंपलसरी है यहां पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इनब्रीडिंग क्या है? दिस इज द मेटिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो सेम ब्रीड के एनिमल्स यानी कि सेम ब्रीड के फीमेल और सेम ब्रीड के मेल के बीच में मेटिंग कराना ही इनब्रीडिंग है। तो मेटिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर भी कॉमन होने चाहिए, हैविंग कॉमन एंसेस्टर। अब यहां पे इनब्रीडिंग के सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनब्रीडिंग के सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूं। इनब्रीडिंग की वजह से कुछ यूजफुल जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो एक्सपोज कर जाते हैं। तो यूजफुल जो ट्रेट्स हैं वो एक्सपोज कर जाते हैं। कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि रिसेसिव होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। कंटिन्यूअस अगर इनब्रीडिंग चलता रहेगा तो उसकी वजह से कुछ यूजफुल रिसेसिव ट्रेट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इनब्रीडिंग को कराने का जो हमारा मेन पर्पज है, टू डेवलप दी यूजफुल रिसेसिव ट्रेट्स, to develop the useful recessive traits। तो यूजफुल रिसेसिव ट्रेट्स को डेवलप करने के लिए इनब्रीडिंग परफॉर्म किया जाता है। इनब्रीडिंग की वजह से डेवलप हो जाता है होमोजाइगोसिटी। एक कंडीशन होती है जेनेटिक्स में, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है इनब्रीडिंग की वजह से। होमोजाइगोसिटी का मतलब यह है कि अगर कोई रिसेसिव ट्रेट अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है, अगर कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग होता रहेगा तो कोई ना कोई रिसेसिव ट्रेट अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ ही जाएगा। मैंने आपको बताया था मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल जब सेल्फिंग कराता था तो होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर एक्सपोज कर जाते हैं। अगर होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव एलील्स राइट अपनी होमोजाइगस कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं, जनरली रिसेसिव कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इनब्रीडिंग की वजह से उनकी अगर होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है तो वो कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। इनब्रीडिंग का मतलब मेटिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, जिनके एंसेस्टर कॉमन होने चाहिए। ये पॉइंट याद रखना है आपको, जिनके एंसेस्टर कॉमन हो उन एनिमल्स की मेटिंग कराते हैं, उन एनिमल्स की मेटिंग कराते हैं इन ए सेम ब्रीड। तो सेम ब्रीड में मेटिंग करा रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। उनके जो कैरेक्टर्स नहीं सॉरी एंसेस्टर हैं वो कॉमन होने चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे जो है यूजफुल रिसेसिव ट्रेट एक्सपोज कर जाते हैं, होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा इसका एक ड्रॉबैक भी है, द ड्रॉबैक ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का जो ड्रॉबैक है उसे आप कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। द ड्रॉबैक ऑफ इनब्रीडिंग इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द ड्रॉबैक ऑफ इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग का जो ड्रॉबैक है वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग की वजह से, कंटिन्यूअस सेल्फिंग की वजह से, इज दैट क्लियर? अगर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होगी, कंटिन्यूअस मेटिंग होगी बिटवीन दी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मतलब काउ और बिटवीन दी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ बुल, अगर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होती रहेगी, इनब्रीडिंग होती रहेगी, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग की वजह से कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है, तो उस होमोजाइगोसिटी में यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कुछ हार्मफुल कैरेक्टर भी एक्सपोज कर सकते हैं। अगर होमोजाइगोसिटी में यूजफुल कैरेक्टर एक्सपोज करेंगे तो उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हार्मफुल अगर कैरेक्टर एक्सपोज करते हैं तो उसकी वजह से फर्टिलिटी वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसे आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग की वजह से रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी अगर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होता रहेगा। तो इनब्रीडिंग का जो मेन पर्पज है, इनब्रीडिंग का जो मेन सिग्निफिकेंस है, आप सुपीरियर क्वालिटी के काऊ या सुपीरियर क्वालिटी के बुल में
मीटिंग कराते हैं, वो भी सेम ब्रीड की, वो भी कॉमन एंसेस्टर की। तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग का जो सिग्निफिकेंस है, उससे जो कुछ यूजफुल जो ट्रेड्स है वो एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल ट्रेड्स भी एक्सपोज होते हैं, और उसकी वजह से फर्टिलिटी पे और प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, जिसे कि आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं आउटक्रॉस, ठीक है, आउट क्रॉसिंग परफॉर्म करते हैं। अभी इसके बाद मैं आउट क्रॉसिंग भी आपको बताने वाला हूं, लिसन केयरफुली। तो ये हो गया इनब्रीडिंग। मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक इनब्रीडिंग और दूसरा आउटब्रीडिंग। अभी आउटब्रीडिंग आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनब्रीडिंग में क्या होता है कि आप क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, इज दैट क्लियर, इसे आप कहते हैं इनब्रीडिंग। तो मेटिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीडिंग हैविंग कॉमन एंसेस्टर, ऐसे एनिमल्स जो होंगे वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होंगे। क्या होंगे? सेम ब्रीड में कॉमन एंसेस्टर होगा तो एनिमल्स क्या होंगे? क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे कि ये एनिमल्स क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, जिनके बीच में आप मेटिंग कराते हैं, इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें आउटब्रीडिंग की, तो आउटब्रीडिंग में क्या होता है? आउटब्रीडिंग में मतलब क्या होता है? आउटब्रीडिंग में होता है मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। तो अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो मेटिंग कराते हैं आप, उसे आप आउटब्रीडिंग कहते हैं। क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर, उसमें अगर मेटिंग होती है तो उसे आप इनब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन आउटब्रीडिंग किसे कहते हैं? अनरिलेटेड एनिमल्स में अगर कोई मेटिंग देखी जाती है तो उसे आप आउटब्रीडिंग कहते हैं। तो लिसन केयरफुली, आउटब्रीडिंग को सिंपली आपको याद करना है कि मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। इनब्रीडिंग को आपको सिंपली याद करना है मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, बट द आउटब्रीडिंग इज मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। सो दिस इज द मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। तो अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो मेटिंग होती है उसे आप आउटब्रीडिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? आउटब्रीडिंग कितने टाइप्स के हैं? अभी मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग बताता हूं। नंबर 1 इज आउटक्रॉसिंग। आउटक्रॉसिंग को मैं यहाँ पे अलग से भी लिखता हूं, फिर अलग से भी लिखवाऊंगा आपको। आउटक्रॉसिंग का मतलब अगर मीटिंग हो रही है बिटवीन सेम ब्रीड, यहां पे सेम ब्रीड में मीटिंग होती है। अब आप ये कहेंगे कि इन ब्रीडिंग में भी सेम ब्रीड में मीटिंग हो रही है, लेकिन आउट क्रॉसिंग में भी सेम ब्रीड में मीटिंग हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? इन ब्रीडिंग में कॉमन एंसेस्टर होते हैं, आउट क्रॉसिंग में कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं। एंड डू नॉट हैव, याद रखिएगा, एंड डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर, एंड डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। आउट क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग में डिफरेंस क्या है? इनब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग दोनों में सेम ब्रीड है। इनब्रीडिंग में कॉमन एंसेस्टर होते हैं, लेकिन आउट क्रॉसिंग में कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं। दूसरा कौन सा है? सेकंड इज क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है? दिस इज द मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स। अगर दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में मेटिंग होती है उसे आप कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये भी टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, दोनों बोथ आर द टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग। इज दैट क्लियर? इसके अलावा थर्ड वन इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला कौन सा है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। दिस इज द मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मेटिंग होती है जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, उसे आप इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग आता है, क्रॉस ब्रीडिंग आता है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आता है। तीनों को मैंने लिख दिया है, तीनों की एक एक लाइन भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, जिससे कि आपको तीनों समझ आ जाए। अब इन तीनों को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ले लेते हैं आउट क्रॉसिंग को। आउट क्रॉसिंग के सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। आउट क्रॉसिंग को मैं डिटेल में बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूं, आउट क्रॉसिंग का मतलब है दिस इज द मेटिंग बिटवीन द सेम ब्रीड बट द एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे दिस इज द मेटिंग बिटवीन टू सुपीरियर एनिमल्स, वन इज बुल अनदर इज काउ, या मेल एंड फीमेल आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। मेटिंग बिटवीन टू सुपीरियर एनिमल्स
ऑफ सेम ब्रीड, सेम ब्रीड के दो सुपीरियर एनिमल्स के बीच में आप मीटिंग कराते हैं ऑफ सेम ब्रीड विदाउट कॉमन एंसेस्टर, जिनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होते अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन तक उनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। एनिमल सेम ब्रीड के हो लेकिन एंसेस्टर कॉमन ना हो, ऐसे क्रॉस को आप आउट क्रॉस कहते हैं, ऐसी क्रॉसिंग को आप आउट क्रॉसिंग कहते हैं। एंड सच प्रोजेनी, और इनसे जो प्रोड्यूस होने वाला प्रोजेनी होगा, सच प्रोजेनी, इस प्रोजेनी को आप क्या कहेंगे, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस खासकर ऐसे एनिमल्स में परफॉर्म किया जाता है जहां पे आपको मिल्क यील्डिंग बढ़ानी होती है। मिल्क यील्डिंग को बढ़ाने के लिए यू गिव द प्रेफरेंस टू द आउट क्रॉसिंग। इज दैट क्लियर? तो दिस आउट क्रॉसिंग इज जनरली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग मिल्क यील्ड। इज दैट क्लियर? तो मिल्क यील्डिंग को बढ़ाने के लिए आउट क्रॉसिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो आउट क्रॉसिंग के जो सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको बता देता हूं। व्हाट आर द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ आउट क्रॉसिंग? You must understand about this. Significance of outcrossing. You should understand about this. Outcrossing के significance क्या क्या है? तो outcrossing के जो major significance है, नंबर 1, outcrossing का जो significance होता है वो होता है it is mainly used for this method mainly used for the increasing of milk productivity। मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अगर मिल्क प्रोडक्टिविटी कम होती है तो मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आउट क्रॉसिंग कराई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक बताया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी अगर कम होगी, ठीक है, तो उस केस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आउट क्रॉसिंग कराई जाती है। तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखिएगा इसको। टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए आउट क्रॉसिंग कराई जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आउट क्रॉसिंग मतलब क्रॉसिंग बिटवीन दी सेम ब्रीड बट द एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन अप टू 4 to 6 जनरेशन। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए भी आउट क्रॉसिंग परफॉर्म की जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला टाइप है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। अनदर टाइप इज क्रॉस ब्रीडिंग। अगर हम बात करें क्रॉस ब्रीडिंग की, तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। क्रॉस ब्रीडिंग, दिस इज द मेटिंग बिटवीन दी टू सुपीरियर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको अपने माइंड में रखना ही है कि ये आप कोई भी परफॉर्म कराते हैं, इनब्रीडिंग परफॉर्म कराते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कराते हैं, तो ये पॉइंट उस टाइम पे आपके माइंड में होना चाहिए कि वो वहां पे दोनों ही सुपीरियर क्वालिटी के हों, वो ब्रीड सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड्स हों। इज दैट क्लियर? या वो ऑर्गेनिज्म सुपीरियर क्वालिटी के ऑर्गेनिज्म हो, तभी उसमें आपको मेटिंग आप उसमें मेटिंग परफॉर्म कराएंगे, तभी ब्रीडिंग परफॉर्म कराएंगे, जिसकी वजह से सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। अगर सपोज दैट सुपीरियर क्वालिटी के बुल या सुपीरियर क्वालिटी के काऊ के बीच में मेटिंग कराई जाती है, तो जो पैदा होने वाला प्रोजेनी है अगर वो फीमेल होगा तो वो हायर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो मेल होगा तो वो हायर क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कोई भी आप परफॉर्म कराते टाइम, कोई भी मेटिंग परफॉर्म कराते टाइम, कोई भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते टाइम, आपको ये पॉइंट तो आपके माइंड में होने ही चाहिए कि यहाँ पे ये जो आप पेरेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ये सुपीरियर क्वालिटी के हों। इंफीरियर क्वालिटी के होंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो हमारा जो अल्टीमेट एम है, हमारा जो अल्टीमेट पर्पज है वो यही है कि हमें जो है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी नीड टू सेलेक्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू सेलेक्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ
cow, we need to select a superior quality of bull. Is that clear to all of you? To produce a superior variety of cattle of the progeny. Is that clear to all of you? इसके बाद हम क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेथड फॉर मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स। यहाँ पे दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में मेटिंग कराई जाती है। So this is the mating between two different superior breeds के बीच में अगर मेटिंग कराते हैं, ये इसको आप क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ काफी सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, हिसार डेल एक क्रॉस ब्रीड का एग्जांपल है। हिसार डेल एक क्रॉस ब्रीड है। इस हिसार डेल क्रॉस ब्रीड को बनाया जाता है आफ्टर द मेटिंग बिटवीन बीकानेरी ईव्स, जो कि इंडियन वैरायटी है, एंड मेरिनो रैम्स जो बोला जाता है वो एक जो मेल सीप होता है, जो मेल भेड़ होता है उसको रैम्स बोला जाता है। ईव्स जो है फीमेल सीप को बोला जाता है। तो फीमेल सीप बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई और यहाँ पे एक सुपीरियर वैरायटी की ब्रीड को डेवलप किया गया जिसका नाम था हिसार डेल। दिस ब्रीड वाज डेवलप्ड इन, ये जो ब्रीड है ये डेवलप्ड हुई कहाँ? डेवलप्ड इन पंजाब। इसको पंजाब में डेवलप किया गया पहली बार। तो पंजाब में हिसार डेल नाम की एक सीप की ब्रीड को डेवलप किया गया बाय थ्रू मेटिंग बिटवीन बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। तो बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स के बीच में मेटिंग हुई जिसकी वजह से हिसार डेल नाम की ये ब्रीड पैदा हुई, जिसको आप ये कहाँ पे डेवलप की गई? इसको पंजाब में डेवलप किया गया। और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है करन स्विस एक क्रॉस ब्रीड है काऊ की। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन ब्राउन स्विस बुल के बीच की मेटिंग है ये, एंड साहिवाल काऊ। बेटा साहिवाल काऊ जो है वो इंडियन काऊ है, ये मैं कल भी बता चुका था आपको ब्रीड्स में। साहिवाल काऊ जो है इंडियन काऊ है। ब्राउन स्विस के बीच में मीटिंग कराई गई तो यहाँ पे एक नई क्रॉस ब्रीड डेवलप की जो कि सुपीरियर वैरायटी की ब्रीड थी, करन स्विस। इसको जो डेवलप किया, करन स्विस को जो डेवलप किया बाय एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा में करनाल एक जगह है, वहां पे एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में करन स्विस नाम की वैरायटी को डेवलप किया गया। यहाँ पे जो आप ब्राउन स्विस बुल देख रहे हैं, इसके स्पर्म को एक्सपोर्ट किया गया। कहां से? इसके स्पर्म को यूएसए से एक्सपोर्ट किया गया और साहिवाल काऊ के साथ साहिवाल काऊ के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसकी वजह से जो पैदा होने वाली जो गाय थी, जो पैदा होने वाली जो न्यू काऊ थी, उसका नाम दिया गया करन स्विस। एंड दिस करन स्विस वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? एनडीआरआई, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किया गया। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। तो हरियाणा में करनाल एक जगह है, वहां पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में करन स्विस को डेवलप किया गया। ऐसी ही एक और थी, करन फ्राइस को भी डेवलप किया गया। करन फ्राइस को कहां डेवलप किया गया? करन फ्राइस जो है वो एक क्रॉस ब्रीड थी। इट वाज द क्रॉस ब्रीड बिटवीन, इसके बीच की थी ये हॉल्स्टीन फ्राइसियन नाम की ब्रीड को आप थार पार्कर ब्रीड से क्रॉस करा। मैंने आपको कल भी बताया था, हॉल्स्टीन फ्राइसियन जो है वर्ल्ड की सबसे मिल्क प्रोड्यूस करने वाली, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गाय है हॉल्स्टीन फ्राइसियन। हॉलैंड इसका मतलब एक नेटिव प्लेस है, ठीक है। तो हॉल्स्टीन फ्राइसियन और थार पार्कर ये जनरल यूटिलिटी ब्रीड में आता है। थार पार्कर ये भी मैंने आपको लिखवा चुका हूं। तो जनरल यूटिलिटी ब्रीड थार पार्कर और हॉल्स्टीन फ्राइसियन के कॉम्बिनेशन से करन फ्राइस नाम की एक ब्रीड को डेवलप किया गया। तो ये भी एक एग्जांपल है क्रॉस ब्रीडिंग का। तो कुछ एग्जांपल्स हैं क्रॉस ब्रीडिंग के जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बता देता हूं। ऐसे ही एक क्रॉस ब्रीड है, there is another cross breed also. ध्यान दीजिएगा प्लीज।
अनदर क्रॉस ब्रीड जिसका नाम है करन स्विस, करन फ्राइस, हॉलिस्टीन फ्राइसियन एंड थार पार्कर। इसके बाद और भी यहाँ पे ब्रीड हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी। एक और कौन सी थी, सुनंदिनी। इसको केरला में डेवलप किया गया। इसको केरला की लोकल जो कैटल है, लोकल कैटल को कुछ वर्ल्ड फेमस कैटल के साथ क्रॉसिंग कराई गई, तो क्रॉस ब्रीड डेवलप हुई सुनंदिनी। तो इट वाज द मेटिक क्रॉसिंग बिटवीन लोकल कैटल्स plus some other world famous cattle, Jersey, Holstein Friesian, Brown Swiss। तो इन तीनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से लोकल कैटल के साथ कॉम्बिनेशन कराया गया, क्रॉस ब्रीड बनाई गई सुनंदिनी नाम की ब्रीड। इसको डेवलप किया गया कहां, इन केरला। इसको केरला में डेवलप किया गया। कहां डेवलप किया गया, इसको केरला में डेवलप किया गया। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ यहाँ पे ब्रीड हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्रॉस ब्रीड हैं जो कि सुपीरियर क्वालिटी के कैटल्स को प्रोड्यूस करती है। हिसार डेल, दिस इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी में। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद अगला है हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। द नेक्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग कराने के बाद, ठीक है, जो हाइब्रिड तैयार होती है वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड होती है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यहां पे ब्रीड्स नहीं है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जनरली स्पीसीज की अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो स्पीसीज में के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में ही मेटिंग पॉसिबल हो सकती है। दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में मेटिंग पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होती हैं और उनके मेंबर्स के बीच में क्या हो जाती है, मेटिंग हो सकती है, और उनसे पैदा होने वाले जो प्रोजेनी होते हैं जनरली वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में मेटिंग तो पॉसिबल है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा एक स्टेराइल प्रोजेनी। तो यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, और इसका एग्जांपल है म्यूल। आपने सुना होगा म्यूल, जिसको आप हिंदी में खच्चर भी कहते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स। फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स की जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है उसको म्यूल कहते हैं। ऐसी एक हाइब्रिड और होती है जिसको आप हिंदी कहते हैं। हिंदी में अपोजिट हो जाता है फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। ये हिंदी है। ऐसी लाइगर होता है, लायन एंड टाइगर के बीच का इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी आउटब्रीडिंग का एक मेथड है। तो इसी के साथ आउटब्रीडिंग इज डन। आउटब्रीडिंग में क्या क्या आता है, यानी कि दो, आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है, अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मेटिंग कराना ही आउटब्रीडिंग है। इसमें आता है, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है आपका क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, आउट क्रॉसिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आउट क्रॉसिंग है, आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि सेम ब्रीड में मेटिंग होती है लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं होते हैं। मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जनरली आउट क्रॉसिंग की जाती है। इसके अलावा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए भी आउट क्रॉसिंग की जाती है। इसके अलावा क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है कि दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में मेटिंग कराई जाती है, ठीक है, जो कि दो डिफरेंट ब्रीड्स जो हैं वो अनरिलेटेड हैं, रिलेटेड नहीं है। तो दो अनरिलेटेड ब्रीड्स के बीच में अगर मेटिंग कराई जाती है उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग के काफी सारे एग्जांपल बताए मैंने, हिसार डेल, करन स्विस, इसके अलावा करन फ्राइस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सुनंदिनी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रॉस ब्रीडिंग के। इसके अलावा मैंने आपको बताया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द अनदर मेथड ऑफ आउटब्रीडिंग। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या कराया जाता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में
मेटिंग कराई जाती है, क्रॉसिंग कराई जाती है। ये है आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो है कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।